Hello friends, I am Professor Akhilesh Shah and today I am starting with one of the practical subject in your TYBCom. This subject you are going to learn not only in semester 5 but semester 6 as well. And the name of the subject is tax. Now before going into detail कि टैक्स होता कितने टाइप का है, कौन कौन से चैप्टर्स हमारे सिलेबस में है, क्या हमारे लिए रिलेवेंट है, क्या इरेलीवेंट है, ये सब हम लोग डिटेल में सीखने से पहले लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन इट टू यू द बेसिक कंसेप्ट ऑफ टैक्स। टैक्स होता क्या है उसका बेसिक कंसेप्ट हम लोग पहले समझ लेते हैं। किसी ने आपसे पूछा टैक्स है क्या, तो सबको पता है टैक्स हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं और ये मैंडेटरी पेमेंट होता है, कंपलसरी आपको पे करना पड़ता है इन केस इफ यू आर अर्निंग एन इनकम यू विल पे सर्टेन अमाउंट ऑफ योर इनकम टू द गवर्नमेंट। अगर आपने गुड्स खरीदे, सर्विसेज अगर आपने लिए, तो गुड्स पे और सर्विसेज पे भी आपको टैक्स लगता है। तो टैक्स हमारे लिए कंपलसरी पेमेंट है, मैंडेटरी पेमेंट है, विच एवरी वन पेज। एवरी वन का मतलब हर एक पर्सन पे करता है, नॉट ओनली द नेचुरल बट ऑल्सो द आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन में हम लोग आते हैं, हमें पे करना पड़ता है। आर्टिफिशियल पर्सन में कंपनी है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पार्टनरशिप फर्म वगैरह, सबको पे करना पड़ता है। सर हम गवर्नमेंट को टैक्स पे क्यों करते हैं? व्हाई डू वी पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट एंड व्हाई इट इज कंपलसरी? देखो हमारे यहाँ पे इंडिया में, इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है वो एक्सपेंडिचर पब्लिक वेलफेयर के लिए करती है। जैसे गवर्नमेंट आपको बहुत सारे सर्विसेज देती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज है, गवर्नमेंट ने रोड बनाया, रेलवे, ब्रिजेस, डैम्स वगैरह बनाए। उसके अलावा गवर्नमेंट हेल्थ केयर पे स्पेंड करती है, हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स वगैरह पे, जैसे अभी आपको पता ही होगा वैक्सीन वगैरह गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक के लिए है, लेकिन गवर्नमेंट को तो पैसा लग रहा है, तो वो पैसे टैक्सेस के थ्रू गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया और पब्लिक के लिए स्पेंड किया। वैसे ही डिफेंस आप ले लो, जैसे पुलिस सर्विसेज है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, तो ये डिफेंस सर्विसेज के लिए भी गवर्नमेंट अमाउंट स्पेंड कर रही है। ये सब पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है, पब्लिक के फायदे के लिए, और पब्लिक को फ्री में नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने, आपने हमारे इनकम का एक सर्टन अमाउंट गवर्नमेंट को टैक्स बोल के पे किया, उस पैसे से गवर्नमेंट ये सारे एक्सपेंडिचर इनकर करती है। ठीक है, तो टैक्स क्या हो गया पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो बोलेगा सर टैक्स इज नथिंग बट अ फीस। टैक्स इज नथिंग बट अ फीस which is paid by which is paid by एवरी पर्सन। हर एक को देना पड़ता है, हर एक को, एवरी पर्सन। किसके ऊपर देना है? ऑन एन इनकम ऑन गुड्स परचेज्ड एज वेल एज सर्विसेज अवेल्ड। अगर आपने गुड्स खरीदा, सर्विसेज लिया, तो आपको गुड्स पे, सर्विसेज पे, सब पे टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो टैक्स इज अ फीस विच इज पेड बाय एवरी पर्सन ऑन एन इनकम, गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। इनकम के टैक्स को हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज के टैक्स को हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। अभी ऐसा क्यों बोलते हैं वो मैं आपको डिटेल में अभी इसका डिफरेंसेस बता रहा हूं। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस। नंबर वन, डायरेक्ट टैक्स, एंड द अदर, नंबर टू, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, दोनों का डिफरेंस हम लोग समझ लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्यों, इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं, वो आपको समझाता हूं। सिंपल पॉइंट है, वेरी सिंपल, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। हालांकि इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस है, लेकिन मैं आपको मेन जो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है वो बता रहा हूं, आपके सिलेबस से रिलेवेंट है। टैक्स को हम लोग, डायरेक्ट टैक्स को हम लोग टैक्स ऑन पर्सन बोलते हैं, वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज।
ठीक है, यहां पे इसके डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल में लिख रहा हूं। डायरेक्ट टैक्स में पहले तो बहुत सारे एग्जाम्पल थे, बहुत सारे मतलब 3 एग्जाम्पल थे मेन। एक इनकम टैक्स था जो अभी भी है, प्रेजेंटली इट इज एप्लीकेबल। The other example in direct tax was wealth tax। वेल्थ टैक्स को लेकिन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने, जब ये आपको पता होगा बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म हुई 2014 में, तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने सबसे पहले ही वेल्थ टैक्स को रिपील किया, हटा दिया। वेल्थ टैक्स इज नो मोर एप्लीकेबल। प्रेजेंटली वेल्थ टैक्स है ही नहीं। तो यहाँ पे अभी इनकम टैक्स है, और एक उसके भी पहले, वेल्थ टैक्स के भी पहले गिफ्ट टैक्स होता था, गिफ्ट टैक्स। तो गिफ्ट टैक्स गवर्नमेंट को पहले ही, बहुत पहले, कांग्रेस के टाइम पे ही गवर्नमेंट ने वेल्थ टैक्स को, सॉरी, गिफ्ट टैक्स को इनकम टैक्स में मर्ज किया। तो गिफ्ट टैक्स is no more a separate tax. It has now become a part of income tax, and that you are going to learn within income tax only. So there are only one example, that is income tax under direct tax. Indirect taxes में बहुत सारे एग्जाम्पल है, इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल है, और मैक्सिमम बहुत लोगों को पता भी है इसके बारे में। इट इज वेरी पॉपुलर। द फर्स्ट टैक्स इज जीएसटी, वी कॉल इट एज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर मैं गुड्स बेच रहा हूं, समझो फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ सेलर, देन आई विल कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम माय कस्टमर। मैं गुड्स का प्राइस भी लूंगा और जीएसटी भी कलेक्ट करूंगा, ठीक है, गुड्स पे। सर्विसेज पे भी जीएसटी लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंट, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, जीएसटी एप्लीकेबल होता है, जीएसटी एप्लीकेबल होता है ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। समझो मैं गुड्स बेच रहा हूं, मैं सर्विसेज दे रहा हूं, तो मैं जीएसटी कलेक्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल सबको पता है, डीलर जो गुड्स बेचता है वो अपने कस्टमर से गुड्स का भी प्राइस लेता है और जीएसटी भी लेता है। तो सेलर जीएसटी कलेक्ट करता है व्हेन द सेलर सेल्स हिज गुड्स। सिमिलरली इफ आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर, समझो बैंकिंग कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है, कुरियर कंपनी है, ट्रांसपोर्टर है विच इज प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। तो सर्विस प्रोवाइडर अपने क्लाइंट से जीएसटी कलेक्ट करता है, वी कॉल इट एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स सर्विसेज पे भी एप्लीकेबल है एज वेल एज गुड्स पे भी एप्लीकेबल है। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी होता है, कस्टम ड्यूटी, है ना। आपको सबको पता है, जब भी हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं वी पे इंपोर्ट ड्यूटी, एंड व्हेन वी एक्सपोर्ट वी पे एक्सपोर्ट ड्यूटी। वो इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी को ही टुगेदर वी कॉल इट एज कस्टम ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी इज टुगेदर कॉल्ड एज व्हाट, कस्टम ड्यूटी। तो वो कस्टम ड्यूटी, इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स है, लेकिन हालांकि वो प्रैक्टिकली भी बहुत कम प्रोडक्ट पे लगता है, और वैसे भी हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं नहीं, तो वो मैं एग्जाम्पल लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, जैसे पेट्रोलियम क्रूड है, हाई स्पीड डीजल ऑयल, मोटर स्पिरिट है, मोटर स्पिरिट मतलब पेट्रोल है, एविएशन टरबाइन फ्यूल है, टोबैको है, उसके ऊपर गवर्नमेंट पुराने टैक्सेस लगा रही है आज भी। और पुराना टैक्स कौन सा, तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगता है। एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरर को देना पड़ता है। मतलब समझो अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह मैन्युफैक्चर किए, एक्सट्रैक्शन किया, प्रोसेसिंग किया, बेचा, तो आपको एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता है। वैसे ही उसके ऊपर वैट भी लगता है, पहले वैट लगता था, शायद आपको पता होगा 2017 से पहले। अगर हमने वो गुड्स जो अभी मैंने आपको बताया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह, इनफैक्ट लीकर वगैरह, लीकर, है ना, दारू वगैरह पे भी पुराना टैक्स ही चल रहा है। इनफैक्ट लीकर पे तो जीएसटी फ्यूचर में भी कभी नहीं आएगा, है ना। लीकर को इन लोगों ने जीएसटी के बाहर रखा है, तो उसके ऊपर भी पुराना टैक्स चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल कौन सा, एक्साइज ड्यूटी, उसके ऊपर भी वैट और सीएसटी चल रहा है। तो वैट कभी एप्लीकेबल होता है अगर आप गुड्स को इंट्रा स्टेट बेचते हो, विद इन सेम स्टेट बेचते हो। महाराष्ट्र के अंदर ही गुड्स बेचा तो वैट लगेगा, महाराष्ट्र के बाहर बेचा तो सीएसटी लगेगा। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, अभी समझो कोई दिल्ली का बंदा है, अभी दिल्ली के समझो कोई दिल्ली का बंदा है, अगर उसने गुड्स बेचा गुजरात में, तो वो सीएसटी कलेक्ट करेगा। लेकिन अगर दिल्ली के पर्सन ने दिल्ली में ही गुड्स बेचा
तो वो वहां का डेली का वेट चार्ज करेगा। तो ये पहले भी होता था, अभी भी है, लेकिन सर्टेन प्रोडक्ट पे है और वो हमारे लिए उतना रिलेवेंट नहीं है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। तो मेन आपको जीएसटी और कस्टम ड्यूटी याद रखना है। इनकम टैक्स वी आर गोइंग टू लर्न in semester 5 this semester, and GST you are going to learn in the next semester, that is semester 6। तो ये दोनों आपको सीखना है, ठीक है। इनकम टैक्स भी और जीएसटी भी। कस्टम ड्यूटी हमारे सिलेबस में नहीं है। व्हाट इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस? हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख रहा हूं, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। और यहां पे इनडायरेक्ट टैक्स के केस में हम लोग बोलते हैं बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड। बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ये भी समझना। समझो मैं किसी कंपनी में नौकरी कर रहा हूं और वो कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड इज माय एम्प्लॉयर एंड आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी। माय नेम इज मिस्टर ए। दिस कंपनी इज पेइंग सैलरी टू मी। समझो पूरा एक साल का सैलरी विच इज पेड बाय एक्स लिमिटेड टू मी इज रुपीज 12 लाख। 12 लाख का सैलरी मुझे मेरे बॉस ने दिया। बॉस का मतलब एम्प्लॉयर, बॉस का मतलब एम्प्लॉयर, और मैं कौन? आई एम एन एम्प्लॉय। तो इनकम किसको हुआ? एम्प्लॉय को इनकम हुआ। सिंस मिस्टर ए इज अर्निंग एन इनकम, मिस्टर ए शुड पे टैक्स। गवर्नमेंट बोलता है कि भाई आप इनकम ऑन कर रहे हो। आप मतलब कौन? एम्प्लॉय इनकम ऑन कर रहा है, तो एम्प्लॉय को उसके इनकम का एक सर्टन पार्ट गवर्नमेंट को कंपलसरी देना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इनकम टैक्स। तो मैं इनकम टैक्स, मैं मतलब एम्प्लॉय, गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करूंगा। किसके ऊपर? इनकम के ऊपर। अभी सर इनकम पे टैक्स कैसे निकालते हैं वो हमें सीखना है क्या? हमारे सिलेबस में है क्या? आंसर इज नो। टैक्स कैसे निकालते हैं वो आपको सीखना नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ इनकम फाइंड आउट करना है। तो इसलिए मैं थोड़ा एक डमी एग्जांपल, डमी अमाउंट में लिख रहा हूं यहाँ पे। समझो 12 लाख के सैलरी पे टैक्स कितना आ गया? समझो 3 लाख आ गया। तो ये 3 लाख आप किसको दोगे? गवर्नमेंट को दोगे, ठीक है। मैंने इनकम ऑन किया तो मैं मेरे जेब से गवर्नमेंट को पे करूंगा। आफ्टर पेइंग दिस टैक्स माय इनकम विल रिड्यूस टू, इट विल गो डाउन टू 9 लाख। मेरा इनकम, मेरे पास सिर्फ 9 लाख ही बचेगा, ठीक है। नाउ देयर इज नो वन इन बिटवीन मी एंड द गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल समझो अगर मैंने इनकम ऑन किया है और मैं चाहता हूं कि ये टैक्स मैं ना पे करूं और किसी और को बर्डन शिफ्ट करूं। समझो आप मेरे फ्रेंड हो, मैंने आपको बोला यू गो एंड यू पे टैक्स, है ना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट बोलता है द वन हु इज अर्निंग एन इनकम विल हिमसेल्फ पे द टैक्स आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट। तो अपने को हमारे खुद के पॉकेट से ये टैक्स भरना पड़ता है। मतलब ये बर्डन हमारा है। वी विल हैव टू सफर, वी विल हैव टू पे दिस टैक्स आउट ऑफ आवर ओन इनकम। My income will get reduced after paying the taxes, and I cannot ask somebody else to pay tax on my behalf। मेरे को इनकम हुआ तो टैक्स भी मैं पे करूंगा। तो ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, इसमें कुछ एबीसी, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। वेरी सिंपल एग्जांपल इट इज। आपको समझा कि जिसने इनकम अर्न किया वो अपने जेब से गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे कर रहा है, इसलिए हम लोग भी कॉल इट एज व्हाट? डायरेक्ट टैक्स। और जिसने टैक्स पे किया ये उसका पर्सनल बर्डन है, ठीक है। तो वेरी सिंपल एग्जांपल। अब यहाँ पे मेरे को 9 लाख मेरे पास बच गया आफ्टर पेइंग द टैक्स। व्हाट इज लेफ्ट इन माय हैंड इज 9 लाख। समझो मैं ये 9 लाख का कुछ सामान खरीदने गया। मैं किसी डीलर के पास गया, मैं किसी डीलर के पास गया और समझो डीलर है मिस्टर बी। मैं इसके पास गया गुड्स खरीदने। मैं मिस्टर ए हूं और मैं कौन हूं? बायर हूं, है ना। आपने अकाउंट्स में सीखा होगा बायर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कस्टमर, है ना। हम लोग रेसिपिएंट भी बोलते हैं जीएसटी पे। और डीलर को सप्लायर बोलते हैं, डीलर को सेलर बोलते हैं, डीलर को सप्लायर ऑफ सर्विसेज या सप्लायर ऑफ गुड्स ऐसा भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जीएसटी के अंदर। तो समझो डीलर ने गुड्स बेचा मुझे, मैंने गुड्स खरीदा डीलर से, और ये गुड्स है समझो 7 लाख का।
ठीक है, गुड्स इज कॉस्टिंग 7 लाख। मेरे लिए 7 लाख का गुड्स है, डीलर ने 7 लाख का गुड्स बेचा, उसके लिए सेल प्राइस है। तो डीलर मुझे बोलता है सर आपको गुड्स के साथ, प्राइस ऑफ गुड्स के साथ जीएसटी भी भरना पड़ेगा। तो मैंने उसको पूछा भाई जीएसटी कितना, समझो वो बोलता है 2 लाख जीएसटी लगेगा, है ना। एक रफ आइडिया मैं दे रहा हूँ, मैं टैक्स कैलकुलेट करके आपको लिख के नहीं बता रहा हूँ, एक सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए मैं एग्जाम्पल, ऐसा डमी एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। तो 7 लाख का गुड्स खरीदा, 2 लाख का टैक्स आ गया, मुझे टोटल कितना पे करना पड़ेगा, 9 लाख। ठीक है, तो 9 लाख, देखो मेरे पास बचा हुआ पैसा था 9 लाख। 9 लाख कैसे बच गया, 12 लाख का इनकम हुआ था, 3 लाख मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे किया डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स बोल के, मेरे पास 9 लाख बच गया। ये 9 लाख का मैंने गुड्स खरीदा, मैंने सर्विसेज लिया, है ना, उसमें से गुड्स का प्राइस था 7 लाख और जीएसटी का अमाउंट था 2 लाख। ये टोटल अमाउंट मैं, मतलब मिस्टर ए विल पे टू होम, आई विल पे टू डीलर। ये मेरे जेब से गया 9 लाख, इसके पास आ गया, अब ये गवर्नमेंट को पे करेगा, ये गवर्नमेंट को पे करेगा। सर कितना पे करेगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी पे करेगा, और वो कितना है, 2 लाख। तो मिस्टर बी इज गोइंग टू पे 2 लाख का जीएसटी टू द गवर्नमेंट। लेकिन ये टैक्स आप देखो, ये टैक्स एक्चुअली किसके जेब से गया, मिस्टर ए के जेब से गया, और मिस्टर ए ने किसको दिया था, मिस्टर बी को दिया था। मिस्टर बी ने लेटर ऑन किसको रेमिट किया, गवर्नमेंट को रेमिट किया। और ये जीएसटी का अमाउंट, इसीलिए हम लोग इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, क्योंकि मैं मिस्टर ए बायर, मैंने डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं पे किया है। मैंने फर्स्ट आई रेमिटेड द अमाउंट, आई एक्चुअली पेड दिस अमाउंट टू द डीलर एंड डीलर लेटर ऑन रेमिटेड टू द गवर्नमेंट। तो मैंने इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया, इजंट इट। बायर ने डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दिया, बायर ने पहले डीलर को दिया, डीलर ने गवर्नमेंट को दिया। इसलिए मैं बोलूंगा, सिंस आई हैव पेड दिस टैक्स इनडायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स टू मी, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स टू मी। ये मेरे लिए इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, ठीक है, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। अभी आप मिस्टर बी के एंगल से देखो, तो मिस्टर बी ने ये टैक्स गवर्नमेंट को पे किया है, ये सुनो। तो अगर किसी ने आपसे पूछा बी के लिए कौन सा टैक्स, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स, तो मिस्टर बी के लिए भी कौन सा टैक्स होगा, ये मिस्टर बी के लिए भी इनडायरेक्ट टैक्स। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं सर बी ने गवर्नमेंट को पे किया डायरेक्टली, तो बी के लिए क्या होना चाहिए, डायरेक्ट टैक्स, लेकिन आपने इनडायरेक्ट टैक्स लिखा है। एक्चुअली बी के लिए भी इनडायरेक्ट टैक्स ही है, क्यों, क्योंकि बी ने ये टैक्स अपने जेब से नहीं पे किया है। बी ने ये टैक्स अपने जेब से नहीं पे किया, बी ने बायर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को रिमिट किया। एक्चुअली बी इज जस्ट प्लेइंग अ रोल ऑफ अ मिडलमैन, है ना, he is collecting taxes from his buyer and later on remitting the amount to the government. So since he is not paying out of his own pocket, it is an indirect tax to him as well. तो सेलर के लिए भी इनडायरेक्ट टैक्स हो गया और बायर के लिए भी। आप याद रखना, दोनों के एंगल से रीजन अलग है, लेकिन दोनों के लिए इनडायरेक्ट टैक्स ही है ना। सेलर के लिए जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स कैसे हुआ, तो बोलेगा सेलर इज नॉट पेइंग टैक्स फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, देयरफॉर इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स टू हिम। बायर के लिए इनडायरेक्ट टैक्स कैसे हुआ, तो बोलेगा बायर इज नॉट डायरेक्टली पेइंग द अमाउंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट, देयरफॉर फॉर द बायर इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। देयरफॉर फॉर बोथ सेलर एज वेल एज बायर, जीएसटी बिकम्स एन इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप आपको समझा होगा ये पॉइंट अच्छी तरह। तो यहाँ पे देखो, अभी डीलर, पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि आई एम वर्किंग समवेयर, आई एम पेड सैलरी, तो वो जो सैलरी पे टैक्स आया मेरे को, मेरे जेब से गवर्नमेंट को पे करना पड़ा, और मैं बर्डन किसी पे शिफ्ट नहीं किया, वहां पे पॉसिबल ही नहीं डायरेक्ट टैक्स में। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में देखो बर्डन शिफ्ट हो गया। बर्डन शिफ्ट कैसे हुआ, डीलर ने गुड्स बेचा 7 लाख का बायर को, अभी डीलर को इनकम हो रहा है तो डीलर को टैक्स पे करना चाहिए था, उसके जेब से पे करना चाहिए था, लेकिन डीलर ने अपने जेब से तो पे नहीं किया, डीलर ने ये बर्डन शिफ्ट किया बायर पे, बायर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे रहा है। तो इसलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई बर्डन कैन बी शिफ्टेड, डीलर ने अपना टैक्स का भी बर्डन किस पे शिफ्ट किया, बायर पे। तो टैक्स जो भी डीलर ने पे किया अपने जेब से नहीं पे किया, बायर से कलेक्ट करके पे किया, बर्डन शिफ्ट किया, तो ऐसा सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स में ही पॉसिबल है। भी समझो यहाँ पे भी, अगर समझो मैं मिस्टर ए ये गुड्स खरीद के मैं किसी और को बेचता हूँ, मैंने किसी सी को बेचा, मिस्टर सी को, तो मैं भी वो बर्डन सी पे शिफ्ट करूंगा, है ना, मतलब मैं टैक्स सी से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करूंगा, और ऐसा चलता रहेगा कब तक, जब तक वो गुड्स फाइनल कंज्यूमर के हाथ में ना पहुंच जाए।
तो इसलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड एज लॉन्ग एज द गुड्स आर प्लेस्ड इन द हैंड्स ऑफ द फाइनल कंज्यूमर। जब तक फाइनल कंज्यूमर को गुड्स नहीं मिलता है, हर एक डीलर अपना बर्डन सब्सिक्वेंट डीलर पे, आने वाले अगले डीलर पे शिफ्ट करता है, बर्डन शिफ्ट होता है, और ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स में पॉसिबल है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल था, आपको समझा होगा। इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट होता है, डीलर अपना बर्डन बायर पे शिफ्ट करता है। डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं होता है। डायरेक्ट टैक्स में जिसने इनकम अर्न किया उसको खुद को अपने इनकम से टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। नेक्स्ट डिफरेंस इज, इसको हम लोग प्रोग्रेसिव बोलते हैं। इट इज प्रोग्रेसिव। डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव। सर इसको प्रोग्रेसिव को क्यों बोलते हैं? एक्चुअली डायरेक्ट टैक्स में ऐसा कंसेप्ट है कि आपका इनकम बढ़ेगा तो टैक्स का बर्डन भी बढ़ेगा। अगर आपके पास इनकम कम है तो आप टैक्स भी कम पे करो, एंड इफ यू आर अर्निंग नो इनकम, इफ देयर इज नो इनकम एट ऑल, डोंट पे टैक्सेस। और ये लॉजिकल भी है, ऐसा होना भी चाहिए। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज प्रोग्रेसिव। गवर्नमेंट बोलता है your tax burden will increase in the same proportion in which you are earning an income. If you are earning higher income, pay higher tax. If you are earning lower income, pay lower tax. और if there is no income at all, don't pay taxes. ये लॉजिकल है। तो हम लोग डायरेक्ट टैक्स को प्रोग्रेसिव बोलते हैं। लेकिन एज अगेंस्ट डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव का अपोजिट है रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का अपोजिट है रिग्रेसिव। रिग्रेसिव का मतलब हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, हम लोग टैक्स के बर्डन के वजह से सेविंग्स नहीं कर पा रहे और हम लोग पीछे जा रहे हैं। हम लोग 2-4 साल, 5 साल, 10 साल पीछे जा रहे हैं ऐसा। और नॉर्मली ये किसके साथ होता है ज्यादा करके? तो जो पुअर क्लास है ना, उन लोगों के साथ ये ज्यादा प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर लोअर इनकम ग्रुप वाला पर्सन इनकम अर्न कर रहा है तो उसका इनकम का वॉल्यूम कम होगा और वो अमाउंट स्पेंड करता है बेसिक नेसेसिटीज के लिए, है ना, रोटी कपड़ा और मकान। और समझो ना, अगर किसी गरीब इंसान ने इनकम अर्न किया और बहुत बेयरली, समझो 10,000 20,000 अर्न कर रहा है, और उसने अगर कुछ प्रोडक्ट खरीदे, गुड्स खरीदे, तो नॉर्मली वो लग्जरी पे तो स्पेंड नहीं करेगा। नॉर्मली वो बेसिक नेसेसिटीज पे स्पेंड करेगा, और उस पे भी वो उतना ही टैक्स पे कर रहा है जितना एक अमीर आदमी दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, अभी समझो कोई एक मोबाइल फोन बेसिक सा, अब उस मोबाइल फोन का प्राइस है फॉर एग्जाम्पल समझो 10,000, और उसके ऊपर जीएसटी का रेट है 18%। तो अगर किसी अमीर आदमी ने, है ना, किसी ऑप्युलेंट ने, एरिस्टोक्रेट ने वो मोबाइल फोन खरीदा तो भी 18% का टैक्स लगेगा। अगर किसी गरीब आदमी ने, हमारे जैसे गरीब आदमी ने खरीदा, तो उसको भी 18% का ही टैक्स देना है। तो गरीब आदमी इसको बोलता है भाई रिग्रेसिव है, हमारे लिए लोअर रेट होना चाहिए था जीएसटी में, पुअर क्लास के लिए लोअर रेट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जीएसटी का रेट स्टैंडर्ड होता है, यूनिफॉर्म होता है फॉर एवरी क्लास ऑफ कस्टमर, एंड दैट इज वाई पुअर क्लास कॉल इट एज रिग्रेसिव। पुअर क्लास इसको रिग्रेसिव बोलता है ये बर्डन सम है, इसके वजह से हम सेविंग्स नहीं कर पा रहे, पैसे बचा नहीं पा रहे, और महंगाई बढ़ रही है। सर महंगाई कैसे बढ़ रही है? आप कोई भी देख लो, ये अभी इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। पहले अगर समझो किसी प्रोडक्ट पे 5% जीएसटी था, है ना, फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट 100 का सेल हो रहा है और उस पे 5% जीएसटी है, तो पहले वो 105 में सेल होता था। लेकिन गवर्नमेंट ने समझो 5% को इंक्रीज करके मेड इट 18%। द जीएसटी रेट वाज एनहांस्ड फ्रॉम 5 टू 18। तो अभी प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो जाएगा? पहले 105 था, अभी 118 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा, मतलब इसके वजह से महंगाई बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और ऑफ कोर्स अगर महंगाई बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको? पुअर क्लास को होगा। इसके लिए पुअर क्लास इसको रिग्रेसिव बोलता है। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट वेल। तो मैंने आपको 4 डिफरेंसेस बताए डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। हालांकि और भी डिफरेंस है, लेकिन ये मेन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मैं वंस अगेन आई एम रिपीटिंग इट। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि हम लोग टैक्स सीख रहे हैं। टैक्स का मतलब मैंने आपको बताया, एकदम बेसिक सिंपल सा पॉइंट मैंने बताया, टैक्स होता क्या है। शॉर्टकट में अपन बोलने का, टैक्स इज नथिंग बट अ फीस विच इज पेड बाय एवरी पर्सन। हर एक पर्सन को पे करना पड़ता है ऑन एन इनकम, गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। हम लोग ये टैक्स किसको पे करते हैं? गवर्नमेंट को पे करते हैं, और ये हमारे लिए कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है, कंपलसरी पे करना पड़ेगा। इट इज नॉट एज पर योर चॉइस, बट यू पे इट आउट ऑफ कंपल्सन, है ना, मैंडेटरी पेमेंट है। हर एक पर्सन को पे करना है, मतलब नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल, सबको पे करना पड़ेगा। नेचुरल जैसे हम लोग हो गए, है ना, इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड एज नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप फॉर्म, लिमिटेड कंपनी,
एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ट्रस्ट हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गए, उनको भी टैक्स पे करना पड़ता है। तो दे आर आर्टिफिशियल पर्सन। किसके ऊपर पे करना है? तो मैंने बताया इनकम के ऊपर पे करना है। अगर आपने इनकम ऑन किया, जैसे फॉर एग्जांपल समझो आप नौकरी करते हो, आपको सैलरी हुआ, सैलरी का इनकम, तो सैलरी पे टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दिया हो तो रेंटल इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। बिजनेस है, यू आर सेलिंग गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज, तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा बिजनेस के इनकम पे, बिजनेस के इनकम पे, ठीक है। और गुड्स एंड सर्विसेज पे भी टैक्स लगता है। गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर के एंगल से आप देखोगे तो कस्टमर ये टैक्स डीलर को देता है, डीलर गवर्नमेंट को देता है, ठीक है। तो हम लोग इनकम के टैक्स को डायरेक्ट टैक्स और गुड्स एंड सर्विसेज के टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब जरा एक और पॉइंट समझ लो, है ना। अभी जैसे अपने को दोनों टैक्स देना पड़ता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये कैसे? यहां पे जरा देखना, डीलर है मिस्टर बी को इनकम हुआ कितना? 7 लाख का इनकम हुआ, ठीक है। इसने 2 लाख का टैक्स बायर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दिया, तो 2 लाख तो इसके जेब से गया नहीं, मिस्टर बी के जेब से। तो 2 लाख को ये कौन सा टैक्स बोलेगा? इनडायरेक्ट टैक्स बोलेगा, आईडीटी। अभी मिस्टर बी को इनकम हुआ है 7 लाख का, ये 7 लाख का कौन सा इनकम हुआ है? तो हम लोग बोलेंगे सर उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस हुआ, है ना, उसने गुड्स बेचा और उसको इनकम हुआ 7 लाख का। तो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस के ऊपर वापस उसको डायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स कहां से दे रहा है? वो अपने जेब से देगा, अपने खुद के इनकम से देगा। और इनडायरेक्ट टैक्स 2 लाख का उसने कहां से पे किया? तो बायर से कलेक्ट करके। ये फर्क है, याद रखना। अगर आपका बिजनेस है तो आपको डायरेक्ट टैक्स देना है किस पे? आपके बिजनेस इनकम पे। अगर आपने जीएसटी कलेक्ट किया तो जीएसटी आप अपने जेब से नहीं पे कर रहे हो, बायर से कलेक्ट करके दे रहे हो, इसलिए आप उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हो। तो सबको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स देना ही पड़ता है। सबसे पहले हम लोग इनकम ऑन करते हैं, तो इनकम ऑन किया तो डायरेक्ट टैक्स पे करो। टैक्स पे करने के बाद जो पैसे बच गए आप उसको स्पेंड करते हो, है ना। यू आर बाइंग गुड्स, अवेलिंग सर्विसेज, तो उसके ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ता है, और वो आपके लिए इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक पॉइंट आपको बताया। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बताया डायरेक्ट टैक्स में, मेनली डायरेक्ट टैक्स में सिंगल एग्जाम्पल है ना, एंड दैट इज इनकम टैक्स। यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल है, वी कॉल इट एज इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में मेन 2 एग्जाम्पल है, एक जीएसटी और दूसरा कस्टम ड्यूटी, ठीक है। मैंने आपको बताया इनकम टैक्स के अलावा पहले वेल्थ टैक्स भी होता था, वेल्थ टैक्स तो अभी है ही नहीं, है ना। और गिफ्ट टैक्स करके होता था, गिफ्ट टैक्स को इनकम टैक्स में मर्ज किया, तो सिर्फ एक ही एग्जाम्पल। जीएसटी है यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। उसके अलावा कस्टम ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी गुड्स पे लगता है। ये जीएसटी है ना, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज, उसका नाम ही है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन कस्टम ड्यूटी सिर्फ गुड्स पे ही लगता है, सिर्फ गुड्स पे ही लगता है। और वो भी कब लगता है? तो मैंने आपको बताया, अगर आप गुड्स इंपोर्ट करते हो तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा, अगर आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया तो एक्सपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा। वो इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी इज टुगेदर कॉल्ड एज व्हाट? कस्टम ड्यूटी। हम लोग उसको ही कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, है ना। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स। द वन हु इज अर्निंग एन इनकम will himself pay the tax out of his own pocket, out of his own income. Whereas in case of indirect tax, the one who is paying taxes is actually not paying directly to the government. बायर ने गुड्स खरीदा, सर्विसेज लिया, तो उसने डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दिया, उसने डीलर को पे किया, डीलर ने अमाउंट गवर्नमेंट को पे किया, इसलिए बायर इनडायरेक्ट टैक्स बोलता है। और सेलर भी इनडायरेक्ट टैक्स बोलता है, क्योंकि सेलर ने अपने जेब से नहीं पे किया, लेकिन सेलर ने टैक्स का बर्डन शिफ्ट किया किस पे? बायर पे। इसलिए हम लोग यहाँ पे बोलते हैं बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड, वी कॉल इट एज बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड। यहाँ पे मैंने बताया ये प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव कैसे? मैंने बताया अगर आपका इनकम ज्यादा है तो ज्यादा टैक्स, कम इनकम है तो कम टैक्स, इनकम है ही नहीं तो नो टैक्स। लेकिन ये रिग्रेसिव है, इसका आपके लेवल ऑफ इनकम से कुछ मतलब नहीं है। अगर आपने कोई भी गुड्स खरीदा, कोई भी सर्विसेज खरीदा, सर्विसेज लिया, तो उस पर स्टैंडर्ड रेट एप्लीकेबल है, वो रेट आपको अपने जेब से पे करना पड़ेगा। मतलब आपके इनकम के हिसाब से, आप पुअर क्लास के हो, आप रिच क्लास के कस्टमर हो, उससे लेना देना नहीं है। जीएसटी का रेट सबके लिए यूनिफॉर्म होता है। तो गरीब आदमी इसको रिग्रेसिव बोलता है, बर्डनसम बोलता है जीएसटी की वजह से महंगाई बढ़ा, महंगाई बढ़ने की वजह से सेविंग्स नहीं हो रहा है, तो हम लोग और पीछे जा रहे हैं, रिग्रेसिव हो गया, ठीक है। इसके आगे हम लोग, अभी मैं
इनकम टैक्स स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं इसके आगे इनकम टैक्स स्टार्ट करता हूँ और इनकम टैक्स का आपको बेसिक कंसेप्ट समझा के फिर सिलेबस में हम लोग आएंगे। ठीक है, सो आई विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।